नहीं है ना? ठीक, वही वहाँ जाना पड़ेगा आपको, पीछे है, जेल के पीछे नहीं है ना वो यार, जहांगीर रोड PID। PID वहाँ हो जा। अबे चल, क्या अगर टाइम है तो साथ चल। तुझे कैसे यार? ये भी कर रहा है कोई चाह रहा है कि दोनों से करा जाए। वो इतना टाइम नहीं है मेरा। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक बनाया था? गैलरी तक बनाया था ना, प्रोडक्ट की गैलरी तक। ठीक है, वहां तक समय समझ आ गया था आपको या दोबारा से आ गया था? अच्छा, वो लगा लेते हैं, लाइट बॉक्स लगा लेते हैं, फिर उसके बाद अगला मॉड्यूल बनाते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है। अच्छा, मैग्निफिक पॉपअप, हाँ मैग्निफिक पॉपअप सही रहेगा, मैग्निफिक पॉपअप। ठीक है, ये पॉपअप है। मेरा तो फैंसी बॉक्स ज़्यादा मशहूर ज़माना है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता मुझे पर्सनली, ये अच्छा है। सही, तो ये हम लगा देते हैं। अच्छा जी, इसका गिटहब सही है। और मेरे गिट से मैं क्लोन नहीं करता, फिर मैं आपको गिट जब बताऊंगा फिर देखेंगे इसको। गिट का आइडिया है आपको? बताया था सर। अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं इसकी पूरे की जिप बनाऊं और रीजन की ना, और उसको अपलोड कर दूंगा। ये वाले फोल्डर की नहीं, रीजन की अंदर जाके जिप बनाओ, बाहर से नहीं इसी बनाओ। हाँ आप बनाओ, रार नहीं बनाना, जिप बनाना, एक्सट्रैक्ट नहीं होती रार सर्वर। अच्छा जी, इसके अंदर आ जाते हैं htdocs और सेशन 25 और JS। ठीक है, JS और यहाँ डाल देते हैं प्लगइन्स, बल्कि नहीं, प्लगइन्स का फोल्डर बाहर ही रखते हैं, एडमिन। ठीक है, तो यहाँ प्लगइन्स का फोल्डर बना देते हैं, जो भी हम डालेंगे चीज़ें यहाँ प्लगइन्स, और यहाँ रख देते हैं मैग्निफिक पॉपअप। अब इसको इंक्लूड कर रहे थे, और आना पड़ेगा गैलरी, इसको डिफ़ॉल्ट इंक्लूड कर देते हैं। और डिफ़ॉल्ट इंक्लूड कैसे करते हैं कि हम हेड में आएंगे पहले, तो कोई बना मॉड्यूल खोल लेते हैं, नहीं एडिट नहीं, मैनेज खोल लेते हैं, और ये क्या हो गया? एक मिनट, इसको बंद करके बोलना। इसको पॉज कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं इसको। ठीक है, 20 है, इसके ऊपर उसकी CSS की फाइल डालते हैं, यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें प्लगइन्स के फोल्डर में जाना पड़ेगा। अभी हम CSS के फोल्डर से style.css उठा रहे हैं, तो हम प्लगइन्स के फोल्डर से उठाएंगे। तो ये तो प्लगइन्स /मैग्निफिक पॉपअप, मैं कॉपी कर लेता हूँ,
स्पेलिंग में गलती हो जाएगी, बाकी प्लगइन्स खुद से लिख लेते हैं। प्लगइन्स स्लैश मैग्नीफाई पॉपअप स्लैश ये इनकी जो CSS की फाइल है ये वाली, ठीक है। इसने इनकी पॉपअप की वो होती है ना स्टाइल शीट से, और JS की फाइल भी हम इससे ऊपर इनक्लूड कर लेते हैं। अच्छा वैसे ऑफिशियली इसको ऊपर होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए। CSS ऊपर होती है और JS नीचे होती है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और JS की फाइल हम इनक्लूड कराते हैं इससे ऊपर, एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सही है। पाथ हम इसका यहाँ से उठा लेते हैं ये पूरा, और इसको हम रख देते हैं ये, और यहाँ पे हम रख देते हैं JS, ठीक है। वही नेम है मेरे ख्याल से, वही सेम नेम नहीं, jQuery में मेन भी है, मेन वाली इंक्लूड करेंगे, डेवलपमेंट वाली वो 2 फाइल होती है हमेशा। मैं आपको एक मिनट, ये देखिए जो मेन वाली फाइल होती है ना वो इस तरीके से कंप्रेस्ड होती है, और जो डेवलपमेंट वाली होती है वो चेंज करना है तो सही, ज़रूरत नहीं होती चेंज करने की, लेकिन फिर भी अच्छा। अब हम app.js खोल लेते हैं और उसके अंदर ये डाल देते हैं मैग्नीफाई कोड, ठीक है। इन्होंने इनिशियलाइज करने का तरीका यहाँ बताया हुआ होगा, नहीं बताया हुआ, तो हम वापस जाते हैं इसके पेज पे ना, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है डॉक्यूमेंटेशन पे गई, सही है। ये हमें इस तरीके से डालनी है jQuery के बाद, ठीक है। हमें jQuery के बाद ही प्लेस की, ठीक है, jQuery डाली अगर मैग्नीफाई.js डाला, ठीक है। तो हमने भी यही किया, jQuery के ऊपर अगर नीचे मैग्नीफाई। अरे यार ये विंडोज अपडेट डॉक्यूमेंट डॉट, अब ये इस तरीके से लग जाएगा मतलब जहाँ भी इमेज लिंक की क्लास लगी है उसके ऊपर आप मैग्नीफाई पॉपअप ओपन करा दो, ठीक है। ये लिखा हुआ सिंपल। सर ये तो कमेंट कैसे करेंगे सर? कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश, अच्छा ये कॉपी कर लिया और इसको डाल देते हैं app.js में यहाँ, ठीक है, और इसको इमेज पॉपअप कर देते हैं, सही है, ये हो गया। अब हम ये क्लास कॉपी करते हैं और ये हम यूज़ कर देंगे जहाँ जहाँ इमेज का पॉपअप खुलवाना। अब जैसे हमें खुलवाना है फ़िलहाल गैलरी के इंडेक्स पे, ठीक है, तो यहाँ आते हैं हम, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। टारगेट ब्लैंक रखा हुआ था, ब्लैंक हम टारगेट हटा देंगे इस पर, क्लास लगा देंगे, ठीक है। हम इसको ट्राई करते हैं, पहले देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा ये इनिशियलाइज नहीं हुआ, इनिशियलाइज भी नहीं हुआ, एरर भी नहीं आया, सही जगह लगाया है। इंस्पेक्ट एलिमेंट क्लास इमेज पॉपअप आ गया, JS लोड नहीं हुई, ठीक है। तो अब ये अच्छा इसमें गैलरी वाला हमें सीन एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि मसला ये है कि वो गैलरी नहीं बना रखा, तो हम बस ये लगा देते गैलरी इनेबल ट्रू, ठीक है। अभी हम कॉन्फिग्स में देंगे, जैसे ये दिया ना टाइप इमेज, तो इसको ही हम एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे, सही, और ये हमने गैलरी ट्रू कर, ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन में हमने ऐड कर दिया एक बार। ठीक है, तो अब ये हमें नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन दे देगा। ये हम बैनर्स में भी कर देते हैं क्योंकि हमने लगा ही दिया जब। अच्छा जूम इफेक्ट इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसके लिए हमें जो है वो कुछ और चीज़ें भी करनी है, जैसे जूम इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है वो मेन क्लास की MFP जूम और ये सब चीज़ें हमें लिखनी होंगी, ये हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं,
ये ऑब्जेक्ट कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, सही है। ठीक है, ये हमने जूम की कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पेस्ट कर दी है। ये मेन ऑब्जेक्ट है, देखते हैं जूम आता ही नहीं आता। वो नाराज हो गया। टाइप टॉप ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा ये भी CSS zone thumbnails class और image thumbnail zone only works for images for now. To add to make sure you have included zoom or for add the manual link with these steps. Image link और फिर ये तो इसने नहीं किया .element.image.find.image। अच्छा एक मिनट हम ये भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। CSS कंपोनेंट्स, तो हम यहाँ पे एक न्यू बना देते हैं, फिर बल्कि नहीं न्यू भी नहीं बनाते, इसी की फाइल में डाल देते हैं। MFP zoom बनाया हुआ है, MFP with zoom नहीं बना, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर नीचे। तो जब मैं पूछा तो उसने बताया नहीं। मसला नहीं है, चलेगा। opener.isImage.findImage, इसके अंदर इमेज है या नहीं है? हाँ ये मसला है ना, इसके अंदर इमेज नहीं है। वो कह रहा है कि इसमें इमेज होना ज़रूरी है। अगर हम इसको बगैर इमेज के ओपन कराने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से ये ओपन नहीं होगा, तो हमें काम नहीं करते, हम इसके अंदर इमेज डाल देते, छोटा थंबनेल बना देते। वो इमेज चाहिए असल में उसको ना बड़ी करने के लिए मास, सही। तो उसको 25 कर देते हैं, थोड़ा और छोटा देते हैं, अब सही। अब हम बैनर से भी ये लगा देते हैं और फिर हमारा काम हो जाएगा। अच्छा अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए ऐसे उसकी जिसमें हमको इमेज ना देनी हो, ऐसे जैसे हम इमेज दिखा रहे हैं, हमें डायरेक्ट खुलवाना हो लिंक पे, हम नहीं दिखा सकते हैं, तो हम उसके जो है वो डिफरेंट क्लास लिख देते हैं कि भाई जब वो वाली क्लास लगे तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं करना, बस ये है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यार देखो यार कैसा इमेज पॉपअप, नो इमेज, ठीक है, ये हम रख देते सिंपल रख देते हैं उसके नाम से, क्योंकि नो इमेज फिर कितना ना मुश्किल, ठीक है, इमेज पॉपअप सिंपल। तो जहाँ ये होगा हम वहाँ यूज कर देंगे, यूज कर देंगे। अब हम बैनर पे आते हैं, बैनर की जो इंडेक्स की फाइल है यहाँ पे हम पहले सिंपल लगा के देख लेते हैं।
ठीक है, ये चल रहा है। इमेज पॉपअप लगा के देख लेते हैं और इमेज भी दे देते हैं, वही कॉपी कर लेते हैं वहाँ से। तो सब कुछ सेम ही है तो चल जाएगा। ठीक है, एडिट में हमें सिंपल लगाना पड़ेगा। ये है जैसे एडिट में भी हम दिखाते हैं ना वो इमेज का लिंक, ये वाला, तो इस पर हम लगा देते हैं इमेज पॉपअप सिंपल। ठीक है, क्या मैंने गायब कर दिया। अब अपलोड करता भूत नहीं आ रहा, एक्सटेंशन कैपिटल में कर दी मैंने स्मॉल लेटर में कर दी उसने एक्सटेंशन। उसने कैसे कर दी, वो खुद थोड़ी करेगा। यहाँ इसमें उसमें है ना कैपिटल में है यहाँ पे। हाँ। हाँ तो वो लिनक्स सर्वर है ना, लिनक्स सर्वर तो केस सेंसिटिव होता है। सही बात, बिल्कुल सही। अच्छा एडिट किसका खुला हुआ है, ये बनर से खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी चलो सही। एडिट के लिंक पे ही वही क्लास लगा दी सिंपल वाली, वो तो फिर इमेज देंगे तो इमेज भी लग जाएगी सिंपल। ठीक है, ये हो गया। इसके भी एडिट पे लगा देते हैं। यस, ठीक है, और प्रोडक्ट्स गैलरी एडिट, तो ये हो गया प्रोडक्ट का मॉडल। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो क्या रह गया, ऑर्डर्स का मॉड्यूल जब बनेगा जब ऑर्डर सबमिट होगा, तो फिलहाल तो ऑर्डर का मॉड्यूल बनाना दिखा रहा है। सेटिंग्स रह गया, सही है, क्योंकि अभी हम सिंपल कर रहे हैं ना, तो सेटिंग्स रह गया। सेटिंग्स में क्या होगा, बंदा साइट का नाम डाल दे, भाई क्या नाम है साइट का, ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा कहीं साइट का नेम से। अभी आपकी साइट का नेम कुछ और चल रहा है, आपको थोड़ी देर बाद करा भाई आपकी कंपनी का नाम चेंज हो गया, आपने उठा के सेटिंग चेंज हो, तो वो हम सेटिंग्स का एक टेबल बना के डाल देते हैं, बस उसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। सही, तो सिंपल है वो, उसमें तो कुछ है नहीं इतना खास। क्रिएट टेबल, तू कब आए? करा दिया ना। देख यार डॉट जेपीजी ने कब से लगा हुआ था इस पे। ओए सेटिंग आईडी int 11 tk not null auto input, सही। सेटिंग टाइटल varchar 250 रख देते हैं not null, और सेटिंग वैल्यू, सही, यानी कि कंपनी नेम उसकी वैल्यू, कंपनी नेम टाइटल में आ जाएगा और फिर वैल्यू उसका नेम जो कंपनी का देना चाहे। इसको हम लॉन्ग टेक्स्ट रख देते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है कभी भी, तो इसको बल्कि नल हो सकता है। एम्प्टी करते तो फिर हम कुछ कंडीशन रखते हैं। अच्छा, और सेटिंग टाइप, इसमें हम रख देंगे कि जो सेटिंग की वैल्यू डलेगी उसकी इनपुट की फील्ड की टाइप क्या होगी, यानी कि टेक्स्ट होगी, नंबर होगी, वो हो सकता है इसमें नंबर डालना है, इसमें फ़ोन नंबर डालना है, तो वो वैलिडेशन हमारी डायनेमिकली कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ हम रख देते हैं वारचार। अच्छा, वारचार इसका 10 रख देते हैं क्योंकि इतनी बड़ी वैलिडेशन नहीं होती। नॉट नल नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट इसको टेक्स्ट रख देते हैं। ठीक है, नॉट नल पे चेक नहीं लगाया। और सेटिंग स्टेटस, ये हम दिखाएंगे नहीं यूज़र को, ये हम बैकएंड पे रखेंगे, क्योंकि इससे ये होता है कि जैसे अब किसी क्लाइंट को आपने साइट दे दी, अब आप जाहिर सी बात है हर बार दोबारा पैनल नहीं बनाएंगे, आपने एक बार बना के आप कॉपी पेस्ट करेंगे, तो हो सकता है आपसे कुछ ऐसी सेटिंग्स हों जो आपने क्लाइंट को दी हो और आप इनको देना नहीं चाह रहे हो कि भाई इनकी साइट पर कौन इम्प्लीमेंट करेगा ये, तो फिर आप उसको खाली यहाँ से 0 कर देंगे वैल्यू को डेटाबेस में आके, तो वहाँ से ग्रिड में से गायब हो जाएगी, तो यूज़र को नहीं दिखेगी। अच्छा, सेटिंग स्टेटस और टाइनी इंट हम इसका बाय डिफ़ॉल्ट 1 रख देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम 1 रख देते हैं, और अगर होगा तो हम 0 कर देंगे।
सेटिंग स्टेटस ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, तो सिंपल मैंने लॉगिन करके दे दिया साइबर है मतलब सही कैटेगरी इसके मॉडल को मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल है। सेटिंग्स कॉन्फ़िग में आ जाए सेटिंग्स और कभी कोई इमेज अपलोड करानी हुई तो इसको भी पाथ और सेटिंग्स और सेट आईडी सही। ऐड टाइटल ऐड में ऐड का हम फॉर्म देंगे नहीं क्योंकि सेटिंग तो ऐड नहीं कर सकता ना, वो वरना ऐड कर देगा फिर कौन उसको अप्लाई करेगा क्योंकि सेटिंग तो सिर्फ हम अप्लाई करेंगे। तो ऐड हम हटा देते हैं। तो हटाते कैसे हैं कि हम सिर्फ लिंक हटा देते हैं, फॉर्म रहने देते हैं। कभी हमें ऐड करनी हो तो हम सारा यूआरएल लिख देंगे। अच्छा बटन हटा देते हैं यहाँ से ऐड का ना, ये हमने डिलीट किया। बाकी हम यहाँ पे 2 फील्ड रख देते हैं, एक टाइटल और एक वैल्यू सही है। तो 1990 तो 45 कर देते हैं। वैल्यू में क्या होगा? जैसे जैसे आप दिखाना चाह रहे हैं भाई यूजर को, ऐसे आप दिखा रहे हैं कि ग्रिड में सारी सेटिंग लोड हुई है, आप उसको दिखा रहे हैं भाई कंपनी नेम के अक्रॉस क्या वैल्यू रखी हुई है। जैसे कंपनी नेम समझें कि फॉर एग्जांपल साइबर एवेंजर, जैसे कंपनी नेम लिखा हुआ है जहाँ पे टाइटल वाली फील्ड है और वैल्यू में उसकी साइबर एवेंजर लिखा हुआ है। अब जैसे उसने रखना है कि भाई जैसे समझे गूगल एनालिटिक्स का उसमें कोड डालना है साइड में, तो आपने उसका भी ऑप्शन डायनेमिक रख दिया कि भाई आप कोड चेंज कर सकते हो। तो आपने देखिए गूगल एनालिटिक्स लिखा हुआ है, उसके अक्रॉस का कोड रखा हुआ है, तो ये हम रखेंगे टाइटल और वैल्यू। जैसे नेम वैल्यू पे नहीं रखते नॉर्मल। अच्छा तो रिस्पॉन्सिव तो सेट करना है, वो तो बूट स्ट्रैप ने इतना कंट्रोल कर लिया, वरना कंट्रोल रिस्पॉन्सिव तो सेट ही नहीं किया। तो अभी क्यों भेज दी उसको? अब उसको दिखानी है क्लाइंट को। मैंने कहा दिखा भाई, उसको वेब पे दिखा दे, रिस्पॉन्सिव बाद में ठीक कर देंगे हम। उसने स्क्रीनशॉट भेजा है ये, बोलो ये तो रिस्पॉन्सिव है। ठीक है ये हो गया। अच्छा यहाँ पे हमने सही ठीक, बाकी तो सब सही है। अच्छा ऐड के फॉर्म में हम आ जाते हैं। अगर हम ऐड करने जा रहे हो तो हमें क्या 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 देना होगा? टाइटल दे देते हैं एक, सही है, और एक हम दे देते हैं उसकी वैल्यू दे देते हैं और वैल्यू का नेम भी वैल्यू रख देते हैं। टाइप टेक्स्ट रिक्वायर्ड एंटर वैल्यू सही है, और यहाँ भी हम वैल्यू रख देते हैं। इसी को हम दोबारा कॉपी करते हैं, टाइप, ठीक है, टाइप रख देते हैं और टाइप यहाँ भी टाइप एंटर टाइप सही। अच्छा जी एडिट में भी यही कर देते हैं। सही और ऑपरेशन यहाँ वैलिडेशन ऐड कर देते हैं, सही है, वैल्यू की फील्ड रिक्वायर्ड है। ऐसे तो हम क्लाइंट को नहीं दे रहे, खुद के लिए रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी हम भी खुद सेव कर रहे हैं।
टाइप इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये सेम एडिट में हो जाएगा। अच्छा, एडिट में तो बस हम उसको एक ही ऑप्शन देंगे, वैल्यू चेंज करने का, और वो कुछ नहीं कर सकते। सही, तो हम यहाँ सिर्फ वैल्यू रख देते हैं और अपडेटेड सक्सेसफुली एंड डिलीट सही है, सेट। ओके, अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस मॉड्यूल को नैव में डालने। नैव में भी डालने के लिए हमें कॉन्फ़िग नैव, और यहाँ पे एक और मॉड्यूल कॉपी पेस्ट करना होगा। सही है, अब इसमें इसके आइकन का नेम है कॉस। सेटिंग्स और रिफ्रेश। ठीक है, सेटिंग का आइकन आ गया, सेटिंग्स आ गई, ऐड नहीं आ रहा, अब ऐड हम खुद ही मैनुअली लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं टाइटल, जैसे हम रख देते हैं कंपनी नेम और कंपनी स्लैश साइट लिख देते हैं, कंपनी स्लैश साइट नेम, और वैल्यू में रख देते हैं जैसे ABC कंपनी, और टाइप में रख देते हैं इसकी टेक्स्ट। ठीक है, ये आ गया सही। अब इसको हम एडिट करते हैं, और एडिट का फॉर्म में से हमें फील्ड उड़ानी होंगी, अपडेट तो वो होंगी नहीं, लेकिन फिर भी उड़ानी तो होंगी। एडिट में गलती से लिख दिया है। अच्छा, इस चीज़ को हम रहने देंगे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे कि जैसे ये है ना, ये हम यहाँ से एक्स कर लेते हैं और वापस से इसको हम स्ट्रॉन्ग में डाल देते हैं। ठीक है, सेटिंग वैल्यू फॉर, और फिर क्या करना। ठीक है, सेटिंग वैल्यू फॉर कंपनी नेम प्लस साइट। अब वो थोड़ा सा ऊपर चला गया वैसे, MB0 MT नहीं बनाया, स्टाइल मार्जिन टॉप 10 के लिए। अच्छा, इस पे स्टाइल लगा दिया, इस पे रखा। मिस्टेक हो गया, पोजीशन रिलेटेड टॉप 5 पे ठीक नीचे आ गया। वो पता नहीं मार्जिन क्यों नहीं लगा, उस पर ब्लॉक नहीं है इस वजह से। अब यहाँ आप चेंज कर देते हैं नाम, XYZ कंपनी करके देख लेते हैं। ठीक है, XYZ ऐसे हम यहाँ सेटिंग मेंशन कर देंगे। अच्छा, ये तो सही होगा। अच्छा, अब हमारे पास मसला ये कि अब एडिट में जो उसके पास ये फील्ड की टाइप आती है, ये हमें डायनेमिक रखनी है। सही है, कि उसके बाद उस हिसाब से है जो हम मेंशन करते हैं डेटाबेस में। तो सिर्फ इनपुट टाइप ही हम मेंशन करते हैं, सेलेक्ट मेंशन कर देंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा, क्योंकि सेलेक्ट तो कोई इनपुट टाइप नहीं होती, तो फिर पूरा कॉम्बो बॉक्स बनाना पड़ेगा। वो फिर हम बाद में देखेंगे कि वो किस तरह एंटर करना। और हम इसको टाइप रख देते हैं। सही, अब जैसे ये है, अभी इसके ऊपर टाइप आ रही होगी टेक्स्ट, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट रखी थी टेक्स्ट, तो उसके ऊपर टाइप टेक्स्ट उसने लिख दिया। फिर हम डेटाबेस में भी आगे देख लेते हैं, ओपन टेबल एंड न्यू टैब, और ये आ रही है टेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे हम कोई और सेटिंग ऐड करते हैं या इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं URL।
नहीं ऐड कर फेसबुक URL, ऐसे भाई उनकी कंपनी का फेसबुक का पेज भी है, तो add.php फेसबुक URL, ठीक है। और वैल्यू हम इसके देते हैं http facebook.com/abc, सही। और टाइप हम रख देते हैं इसकी URL, हम इसको एडिट करते हैं, तो अब इसकी टाइप जो है वो होगी URL, ठीक है। अब हम इसको अगर ऐसे सेव करना चाहें तो ये अरे हाँ कर देगा, जो कि नो वैलिडेट लगा हुआ है, ये मसला है, फिर तो हमें सर्वर साइड वैलिडेट करना पड़ेगा। एडिट पे से हम नो वैलिडेट डाल देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नहीं करेगा। प्लीज एंटर URL, मैं इसके ऊपर http facebook.com/abc डालूंगा, जो अपडेट कर देगा, सही। तो ये हमने बना दिए सेटिंग्स। अब आ जाते हैं, बस ये और तो कुछ नहीं है इस पैनल के अंदर फिलहाल बनाने के लिए, क्योंकि फिलहाल में फिर साइड से जब आएंगे तो फिर हमें दो चीज़ और पता चलेंगी, फिर हम यहाँ बनाएंगे, तो वो इस तरीके से चलेगा। तो अब हम इसको जो है वो फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड अभी स्टार्ट कर लूँ या इसमें बैकएंड में अभी क्या लेना है, कुछ है? नहीं, बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में तो बस यही है, सेटिंग्स हैं, दो आपके 3 मॉड्यूल हो गए, बैनर्स आप डाल सकते हैं साइट पे, डायनेमिक कैटेगरीज आप डाल सकते हैं साइट पे, और प्रोडक्ट डाल सकते हैं, प्रोडक्ट इमेजेस भी डाल सकते हैं, सेटिंग्स हैं आपके पास, कंपनी का नेम वगैरह सेट है। ये बस बेसिक चीज़ है जो बेसिक ई कॉमर्स होती है। अभी तो उसने ऑर्डर्स का मॉड्यूल आएगा, तो वो फिर जब साइट पे ऑर्डर सबमिट होगा तो उस हिसाब से देखेंगे क्या फील्ड रखनी है, सही। क्योंकि हर साइट की अलग अलग, जैसे आपको जी साइट पर जाएंगे आपसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, पूरी कहानी मांगेंगे, और कुछ साइट पर आप जाएंगे साइट पर बोलेंगे भाई आपका फुल नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और एड्रेस चाहिए, वो 3-4 चीज़ें मांगेंगे। हाँ बिल्कुल, इस वो डिपेंड करता है फिर हम किस तरह का फॉर्म रखते हैं, सही। अच्छा, अब इसके लिए हमें जो है वो टेम्पलेट बनानी होगी फ्रंट एंड, सही। तो आप क्या बोलते हैं, मैं टेम्पलेट बना के आपको दिखाऊं या हम टेम्पलेट डाउनलोड कर लें? टेम्पलेट मेरे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी, बनी हुई तो रखी है मेरे पास, आप बोलें। आपकी बनाई हुई है, डाउनलोड करिए, अपनी बनाई हुई भी रखी हुई है और डाउनलोड करी भी रखी है, बना सीख जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। तो हम देखें, अब हम फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट करेंगे ना, फ्रंट एंड हम कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये वाली जो साइट होम, जैसे हम इसको डायरेक्ट ब्राउज करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक व्यू साइट का बटन प्लेस कर देता हूँ एडमिन में ही ना, ताकि आप यहाँ से व्यू साइट कर सकें। जैसे हम आ जाते हैं टेम्पलेट/हेडर, ठीक है, ये लॉग आउट का बटन है, और इससे बाद हम सर्च कर देते हैं व्यू साइट। इस पर हम क्या URL देंगे कि ये पेज स्लैश लॉगआउट पे कर रहा है, तो हाँ मैं करूँगा ./index.php, ठीक है। तो इसके साथ ये बड़ा इसके अंदर डाल देते हैं इसको, लॉगआउट, और इसका टारगेट भी हम ब्लैंक रख देते हैं, न्यू टैब में खुल जाता है। अच्छा, इसको मार्जिन भी देना पड़ेगा, स्टाइल मार्जिन कहाँ से देना है, लेफ्ट से, मार्जिन नहीं है, राइट से, सॉरी राइट 10 सही। व्यू साइट होम पे आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, ये हम एडमिन को हम क्लोज कर देते हैं, ये हमारे पास है मेन, और ये डेटाबेस तो बनी हुई है, हमें बस साइट पे CSS वगैरह लगानी है, तो हम यहाँ पे CSS का फोल्डर भी क्रिएट कर देते हैं, डायरेक्टरी CSS और डायरेक्टरी JS, सही। और CSS के फोल्डर में स्टाइल शीट styles.css और न्यू डायरेक्टरी कंपोनेंट्स
के नाम से बना देते हैं और इसमें हम रख देते हैं वही अपनी SCSS फाइल्स, जैसे फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, इसको मुझे अंडरस्कोर करना होगा वरना यहाँ से ठीक है। फॉर्म्स और बाकी जो थीम और इसकी भी हम अंडरस्कोर से कर सकते हैं। अच्छा, अंडरस्कोर मालूम है ना आपको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये हमारा बेसिक सेटअप भी हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ें कर देता हूँ। 0 पिक्सल मार्जिन 0 पिक्सल जी, उसी में इम्प्लीमेंट कर देंगे। हाँ, इसमें तो लगेंगे क्योंकि टेम्पलेट हम बनाएंगे और फिर उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। 3-4 दिन नहीं बल्कि ज़्यादा ही लगेंगे, क्योंकि देखिए हमें इस तरीके की जो है वो टेम्पलेट कम से कम भी नहीं, ये तो नहीं देखा, ये कम से कम भी ये बनानी स्क्रैच से। सिंपल सी हाँ, इसमें तो काम है, इसमें तो काम है सिंपल सी, लेकिन फिर सिंपल सी बनाएंगे तो फिर वो है ना कि वो चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करनी है वो नहीं कर सकेंगे। सही, तो ये नहीं बल्कि दूसरी एक और पड़ी है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने बैठूँगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें इस तरीके से मैनेज हुई हैं कि वो आपको उसका एक मिनट दिखाता हूँ। टेम्पलेट मेरे पास कहाँ पड़ी हुई है, जैसे मेरे पास पड़ी हुई है प्रोजेक्ट्स और ये है HTML, ये स्पॉन्सर भी है इधर। तो अगर हम बनाए तो मुकम्मल बनाए ताकि जो चीज़ हम समझ में आ जाए। बिल्कुल। अब आप बताएं जैसे आपको सही लगे, बन भी जाएगी, कोई मसला नहीं है, बना लेते हैं। सही है, क्योंकि ये देखिए ये तो पहले से इम्प्लीमेंट हुई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बस हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एजेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सही है, तो हम खुद से ही कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। पैडिंग 0 और बॉडी का हम बैकग्राउंड रख देते हैं ये ठीक है। अच्छा, हमने इंक्लूड तो कराई नहीं है तो वो तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे स्टाइल और लिंक और रेल स्टाइल शीट href css/styles, ये कैशे के लिए रख देते हैं। हाँ, अभी तो नहीं बनी होगी, बाद में वो उसको भी कैसे में ले लेगा बाद में, तो हम यूनिक आईडी रख देते हैं। अब वो कैसे नहीं ले सकते, अब वो हर बार ही अनोखे वर्जन जनरेट करता रहेगा। अच्छा, सही। और यहाँ पे हम अच्छा फॉलो हम इसको ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये सेट है क्लास।
हम इसको ही फॉलो कर लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। वो PhD पहले बनती है ना। हाँ बनती तो ऑफिशियल वैसे पीएचडी है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट एस्टिमेट बना रहे हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि पीएचडी कब बनती है। यानी कि जैसे अब जैसे क्लाइंट है, सही है, क्लाइंट आपके पास आया, उसने मुझे बोल दिया भाई मुझे एक साइड उसने आपको दिखा दी, भाई मुझे ऐसी साइड चाहिए बस ये वाली, तो ये तो अब आप पीएचडी क्या बनाओगे, आप उसको पीएचडी बना के जाओगे, बोलेगा मैं तो पहले ही देख चुका हूँ। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्ट एस्टिमेट बना सकते हैं। अगर पीएचडी टू एचटीएमएल करेंगे तो उसमें भी यही होगा कि आप पीएचडी खोलेंगे। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे पीएचडी पड़ी होंगी, जरीब की होगी, PhD के बाद मैं क्लाइंट बोलता हूँ कि भाई मुझे 2-3 डिजाइन दिखाओ। हाँ बिल्कुल, ये देखें अब ये जैसे मेरे पास पीएचडी पड़ी हुई है और ये इस पीएचडी की इमेज है, ठीक है, ये भी एक ई कॉमर्स की, ये मैं आपको दिखाऊँ जैसे ये है, और इस जेपैक को मैं आपको ये पीएचडी की इमेज है, सही, ये आपकी साइड है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये होटल है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर, सही। अब इसकी जो पीएचडी है, अब जैसे आप पीएचडी टू एचटीएमएल करेंगे ना, तो पीएचडी टू एचटीएमएल थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में होता है कि आपको हर चीज़ की मेजरमेंट यहाँ पे करनी होगी, यानी कि आप एक एक इमेज को मेजर करेंगे और फिर उस हिसाब से वहाँ पे जो है वो एलिमेंट्स बनाएंगे। जैसे नो कुछ नहीं करने की ज़रूरत, ये तो जैसे आप अगर ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब अगर हम क्या करेंगे, अब हम पीएचडी से बनाएंगे तो हम यहाँ पे इसकी हाइट लेंगे, ऐसे हाइट लेंगे, अभी देखिए 24 पिक्सल आ गई, तो हम 24 पिक्सल का टॉप बार बनाएंगे, फिर यहाँ से कलर पिक करेंगे, फिर कलर लगाएंगे, उस तरीके से काम करेंगे। टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट फैमिली, वो सारी चीज़ें, ये फिर पीएचडी को इस तरीके से फॉलो करें। पीएचडी जब भी आप पीएचडी टू एचटीएमएल करेंगे या पीएचडी टू एप्लीकेशन भी करेंगे, एंड्रॉयड है, आईओएस है, जो भी, तो वो भी यही हो सेम। इमेजेस आपने चाहिए होंगी तो आप यहीं से निकाल लेंगे, सही। तो इसको तो हम फिलहाल कर देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं अब असल में पीएचडी टू एचटीएमएल इसलिए नहीं बनती क्योंकि अब वैसे ही इतनी सारी टेम्पलेट बनी हुई पड़ी हुई हैं कि लोग उनको देख देख के आ जाते हैं कि यार ये वाली बना। पहले हम लोग भी बनाते थे पीएचडी टू एचटीएमएल, लेकिन फिर अब ज़रूरत नहीं होती क्योंकि क्लाइंट पहले से ही देख के आ चुका होता है कुछ नहीं। अच्छा यहाँ बूटस्ट्रैप भी डला दूँ, एडमिन में से ही छाप लेते हैं। ये बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप, फॉन्ट ऑसम भी आएगा, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव, फेस पाथ्स, ये सारा का सारा हम यहाँ पे डाल देते हैं, सही। अच्छा ये तो LIVs ने पढ़ा है तो ये तो हम बाकी देखते हैं, ये हम फॉन्ट ऑसम को कॉपी करते हैं और CSS है, इधर ही हम रोड पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं प्लगइन्स, इसमें फॉन्ट ऑसम रख देते हैं, सही। और इसके अलावा हमें मैग्निफिक भी चाहिए होगा, वो भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं प्लगइन्स, क्योंकि एडमिन और फ्रंट एंड के हमेशा मॉड्यूल अलग अलग रहने चाहिए। वो वैसे तो इंक्लूड मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन फ्रंट एंड चेंज करेंगे तो फिर एडमिन ब्रेक हो जाएगा, एडमिन चेंज करेंगे तो फ्रंट एंड ब्रेक हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है। मैग्निफिक पॉपअप और
जे क्यूरी मैक्सीडियन मैग्नेटिक पावर ये सारा ही मुझे देना पड़ेगा वैसे। तो हम यहाँ पे एक FGSD बना ही देते हैं, न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है ये बना दी। तो ये हम सारा का सारा कॉपी कर सकते हैं, तो ये सब सेम ही है जो हमने लिखना है, ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। अब स्टाइल और CSS के आगे हम लिख देते हैं वो ये CSS भी कैसे बनाएंगे? CSS ही तो कैशे में आती है, CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों, क्योंकि जो चीज़ भी क्लाइंट साइड होती है ना उसको कैशे में डालता है। अगर वो कैशे में नहीं डालेगा तो एक मसला क्रिएट हो जाएगा कि स्लो ब्राउजिंग होगी, वो तेज़ ब्राउजिंग करने के लिए करता है। और इस हेड को हम क्लीन करने के लिए इंक्लूड करा देते हैं ये पूरा, ठीक है। पेज का टाइटल फिर हम डायनेमिकली कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ भी हम एक टेम्पलेट का फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ हम TCL इसका नाम रख देते हैं और न्यू PHP फाइल हेड, और यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं, सही। यहाँ पे इसको इंक्लूड करा देते हैं TPL स्लैश, ये तो टॉप बार हो गई, ठीक है। ये आ गई टॉप बार आपके पास। इसके अंदर अभी हम टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे, dev कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के अंदर रॉ और रॉ के अंदर कॉलम। अब कॉलम नहीं डालते, अच्छा इसमें क्या फॉलो होगा, यहाँ पे डेट दिखाई दी, तो हम यहाँ डाल देते हैं स्पैन क्लास फुल लेफ्ट, और इसके अंदर हम रख देते हैं 18 अगस्त 2016, कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और इसको ये आगे सही, यही सेम फुल राइट, और यहाँ पे हम रख देंगे लिंक्स, होम और इसको हम डेफ कर देते हैं और यहाँ पे ये डाल देते हैं, होम अबाउट शिपिंग FAQs कॉन्टैक्ट, सही। वो तो फिर हम स्पेसिंग देंगे उसको सही करने के लिए। फिर हेडर है हमारे पास, हेडर में एक लोगो है, लोगो भी हम यहीं से सेव एज कर लेते हैं, और images स्लैश एसेट्स एसेट्स का, हाँ एसेट्स का भी बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर एसेट्स का बनाएंगे ना तो फिर एसेट्स के फोल्डर के अंदर हम फिर ऐसे रखेंगे, हाँ बल्कि ये सही है, एसेट्स का फोल्डर न्यू डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें एसेट्स के फोल्डर में जाएंगी, सही। सब चलेगा। अब इनके पाथ हम चेंज करेंगे, जाहिर सी बात है पाथ चेंज नहीं होगा तो मसला होगा। तो हम यहाँ पे एसेट्स, यहाँ भी एसेट्स, वो अभी भी इनवैलिड पाथ इसलिए दिखा रहा है कि वो तो इंक्लूडेड है, तो वो तो नहीं पहचानेगा उसको, साइट को पहचानना चाहिए बस।
ठीक है, तो सारे पासवर्ड क्या लोड नहीं हुआ, फॉन्ट और अनलोड एसेट स्लैश LIPs मूव नहीं हुआ के अंदर, एसेट स्लैश अच्छा प्लगइन्स, ठीक है सही लोड हो गई, ये अच्छा क्लीन हो गया। और इसको हम बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, सही। यहाँ पे हम इसका मेन इमेज पर फोल्डर है वो भी बनाना है, वो भी फोल्डर 16 वो भी अंदर होगी। हाँ वो तो बाहर होगा, सही बात है, वरना फिर मसला ही होगा, वो फिर ब्रेक हो जाएगा, तो हम इसको बाहर रख देते हैं। ये एक इमेजेस का फोल्डर अंदर बनाते हैं जिसके अंदर उसके हाँ तो इस लोगों को यहाँ रख देते हैं, ये सही हो गया, अब सही है। टॉप बार हो गई, स्टाइल पे एक साथ लिखेंगे। अच्छा वो ULLI के लिए नहीं लिखेंगे ये वाला मेन्यू में नहीं, ULLI लिखेंगे जैसे इस वाले मेन्यू में आएंगे, तो ये वाला मेन्यू, तो फिर इसमें ड्रॉप डाउन हो सकता है, क्योंकि तो सिंपल लिंक्स हैं, इसमें क्या यूज है। लोगो है, सर्च बार है, सर्च ड्रॉप डाउन है, कैटेगरी सिलेक्शन और फिर सर्च का बटन और फिर ये लिंक्स है, ठीक है, उसमें एक ड्रॉप डाउन है, ओके। assets ठीक है, और इसके अलावा सर्च बार है, अच्छा हेडर को हम रख ही देते हैं वाइड, सही। और अच्छा हमने एक और चीज़ भी इंक्लूड कराई थी, वो मेकसेंस की फाइल कराई थी या नहीं कराई थी, अच्छा नहीं कराई थी। अच्छा वो मेकसेंस अच्छा उसके बगैर करी थी, मैं आपको समझा रहा था, मैंने देखा तो बहुत सारी हाँ वो बिल्कुल। हम VS कोड खोल लेते हैं इसके लिए, क्योंकि अगर PHP स्टॉर्म में खोलेंगे तो वो कंपाइलेशन शुरू कर देगा। वैसे क्या क्या काम हुआ उसके अंदर क्या काम हुआ था, एक मिनट को भी आपको बता देता हूँ। एटम मेरे पास है यहाँ पे, एटम में खोल लेते हैं। और एक चीज़ है ना जी जो है SCSS जी जी उस पर भी अभी नहीं कर रहा था, लैपटॉप में मेरे जो है ना वो रूबी रूबी इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो रूबी उस दिन हुआ था क्या था इंस्टॉल? नहीं वो इस सिस्टम में हुआ था। अच्छा अच्छा इसलिए पर्सनल की नहीं हुआ था, तो मैंने CSS पे अच्छा 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 नहीं नहीं, तो आप SCSS इंस्टॉल कर लें उसमें। हाँ क्योंकि फिर वो हम काम तो उसी में करेंगे, फिर अगर आप कोड लेके जाएंगे तो वो चलेगा कैसे, फिर आपको दोबारा सेट करना पड़ेगा। नहीं कोड तो मुझे ज़्यादा नहीं, वो तो मैं इसलिए लैपटॉप में नहीं था। अच्छा अच्छा
तो ये इतना मतलब दोबारा लिख देते देख देख के सही। हाँ ये भी अच्छा है, सही बात है। नहीं लेकिन आपको ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करनी होगी, वरना फिर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम SCSS में थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं दिस PC E और GitHub Actions और animate.cs। हाँ इसे एक ओपन कर देते हैं, इस फोल्डर को ओपन कर देते हैं। चलेगी। अभी तो बहुत सारी फाइल है ना, इसमें तो ये है कि कुछ ऐसी फंक्शन है इसके अंदर जिसकी कैलकुलेशन के लिए हमें ये मैथ वाली फाइल चाहिए थी। सही है, तो ये मैथ की एक लाइब्रेरी है जो मैंने इंपोर्ट की है इसके अंदर, वो मैंने डाउनलोड की थी लिस्ट, और ये math.cs। इसके अंदर सारे मैथ के फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, साइन, कॉस, टेंजेंट और ये CSC, कॉट और ये सब कैलकुलेशन के लिए, एनिमेशन की कैलकुलेशन के लिए। सही, क्योंकि जब एनिमेशन होता है तो वहाँ पे सारा वही ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स, सारा वही चीज़ें होती हैं। तो जितने भी आप एनिमेशन देख रहे होते हैं ना, उन सब में यही चल रहा होता है। तो पावर और फैक्टोरियल और स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है इस लाइब्रेरी के अंदर। सही, तो इसको इंपोर्ट कर लिया था यहाँ पे, ताकि मैथ के जो भी फीचर्स हैं वो यहाँ से यूज़ कर लें। मैथ ये सही, और animate.css, ये animate.css यहाँ पे पड़ेगी आ गई, ये animate.css। सही, इसके अंदर हर टाइप के एनिमेशंस पड़े हुए, बाउंस और फ्लिप, स्लाइड। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट है animate.css। अब जितनी भी साइट्स में ज़्यादातर में एनिमेशन देखेंगे ना, स्क्रॉल पे आते हैं, ऐसे स्क्रॉल करें आप देखेंगे फोटो लग के आएगा और चीज़ें, वो सब यही यूज़ करते हैं। ये बाउंस है, इस तरह ये सारे CSS से बने हुए हैं, इसमें JS नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ अवेलेबल। तो ये मैंने लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर ली थी इसके अंदर, क्योंकि हमें चाहिए होते हैं तो फिर हम दोबारा क्यों इंपोर्ट करें। ये है। उसके अलावा जो है वो ये की फ्रेम बनाने का शॉर्टकट है, की फ्रेम एनिमेशंस पता है? की फ्रेम एनिमेशन बेसिकली यही एनिमेशन है। जैसे नॉर्मल एनिमेशन क्या होते हैं, आपने होवर किया, जैसे अब देखिए मैंने होवर किया, हटा दिया, बस ये एनिमेशन है। तो ये खुद से एनिमेट नहीं होगा, जब तक मैं कुछ नहीं क्या करूँगा ये एनिमेट नहीं होगा। जो चीज़ें खुद से एनिमेट होती है ना, उसमें आप की फ्रेम लगाते हैं। जैसे अब मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने कहाँ यूज़ किया होगा की फ्रेम, यूज़ किया होगा यार, जैसे वो मस्ती करती रहती है। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी आप बैनर चलता हुआ देख रहे हैं ना, ये तो फिलहाल जावास्क्रिप्ट पे चल रहा है, लेकिन की फ्रेम से भी चल सकता है ये। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कंटिन्यूस चलती रहें, वो की फ्रेम्स पे चल रही होती हैं। और ऐसे क्रोम में जब वो इंटरनेट नहीं चल रहा होता, वो गेम भी आता है, उसमें भी की फ्रेम बहुत सारे यूज़ हुए हैं। सही है, तो वो इस तरह की जो एनिमेशन है वो की फ्रेम होती है। तो की फ्रेम को बनाने का ही शॉर्टकट है। की फ्रेम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको ना ब्राउज़र सपोर्ट के लिए वेबकिट अलग लिखना पड़ता है और नॉर्मल की फ्रेम अलग लिखना पड़ता है। दोनों में कंटेंट एक ही होता है, मगर सेलेक्टर अलग अलग होता है। सही, तो वो दोबारा लिखने से बचने के लिए एक की फ्रेम का मेथड है, इसमें आप कॉल करो और इसके अंदर अपना एनिमेशन का नेम दो और फिर अंदर कंटेंट लिख दो जो भी आपने लिखना है। तो वो यहाँ कंटेंट प्लेस हो जाएगा, नेम यहाँ प्लेस हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है। और इसके लिए मेथड बनाया हुआ है स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट के लिए, कि कहीं भी कोई स्ट्रिंग आपको दिखे फाइल में कहीं पे, तो वो आप यहाँ से रिप्लेस कर दो। सही है, ये सारे CSS के फंक्शन हैं। और बैकग्राउंड का ग्रेडियंट बनाने के लिए स्टार्ट एंड ओरिएंटेशन, किस ओरिएंटेशन में ग्रेडियंट चलाना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किस पोजीशन, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों। सही है, ये है। इसके अलावा बैकग्राउंड साइज का फंक्शन है। अब बैकग्राउंड साइज में का फंक्शन भी इसलिए बनाया गया क्योंकि देखें आपको देखिए उसमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखिए कि ये वेबकिट, मॉज और बैकग्राउंड साइज तीनों प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है आप बैकग्राउंड साइज लिखते हैं। सही, अगर आप एक लिख देंगे तो वो दूसरे ब्राउजर में चल नहीं रहा होगा।
तो इसलिए इसका भी शॉर्टकट ये रख दिया कि बैकग्राउंड साइज कॉल करो और इसमें पैरामीटर्स पास कर दो विड्थ और हाइट। वो कॉलन इसलिए वही डेटा टाइप असाइन सही। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आप पास करते हैं, फिर ये आपको जो जो आप इसको देंगे वो उस हिसाब से वो जनरेट कर देगा। वेबकिट मॉज MSO ये प्रीफिक्स यहाँ पे लग जाएंगे। अब ये प्रीफिक्स कैसे लगेंगे कि इसका भी एक फंक्शन बना हुआ है प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का। जैसे ये है प्रीफिक्स प्रॉपर्टी, इसका भी आपको फंक्शन दिखाता हूँ। ये अब ये देखें, ये रहा प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का फंक्शन। इसको बंद कैसे करते हैं वैसे? बंद नहीं होती प्रीफिक्स प्रॉपर्टी। अब इसको आप प्रॉपर्टी देंगे जो भी CSS की प्रॉपर्टी, जैसे बैकग्राउंड साइज वहाँ पे हमने लिखा सही, तो हम इसको बैकग्राउंड साइज देंगे, वैल्यू देंगे कि उस प्रॉपर्टी के कॉलन के बाद क्या वैल्यू रखनी है। जैसे बैकग्राउंड साइज 100% सही, तो 100% यहाँ आ जाएगा। और प्रीफिक्सेस की हम इसको एरे देंगे सही, यानी कि मॉज MSO इस तरीके से एरे भी होती है यहाँ पे। मतलब समझे ये SCSS में सारी की सारी प्रोग्रामिंग है अवेलेबल। आप CSS के अंदर कैलकुलेशंस करा सकते हैं और ये एरे वेरे लूप्स सब करा सकते हैं सही। तो फिर हम इसको जो प्रीफिक्सेस की एरे देंगे वो इस एरे के ऊपर जो है वो लूप कर रहे हैं, ईच लगा हुआ है प्रीफिक्स। जैसे हम फॉर ईच चलाते हैं नॉर्मल, तो प्रीफिक्सेस को ये एक प्रीफिक्स में अलग अलग करता जाएगा और प्रीफिक्स लगाता जाएगा और प्रॉपर्टी लगाता जाएगा और वैल्यू देता जाएगा, तो वो पूरा वैल्यू मिल जाएगी मॉज वेबकिट ये करेंगे सही। तो बस ये सिंपल है, बस एक ही फ्रेम फिर वहीं आ गया। अच्छा वो ऊपर ही था। और बॉर्डर रेडियस सेपरेट, बॉर्डर रेडियस आप अलग अलग दे सकते हैं, लेफ्ट का राइट का, फिर इसकी एक प्रॉपर्टीज को जनरेट कर देगा वेबकिट मॉज MSO, वही दोबारा लिखना ना पड़े उसके लिए। बॉक्स साइजिंग में भी वेबकिट मॉज MSO, ज़्यादा तो यही है। सेंटर ब्लॉक सेंटर करने के लिए सही। और क्लियर बोथ ये भी लिखा हुआ है सही। और सेंटर हॉरिजॉन्टल ये भी लिखा हुआ है सही, हॉरिजॉन्टल किसी चीज़ को सेंटर लिखा ये आप लगा देंगे उस पर सेंटर हॉरिजॉन्टल, और हाइट दे देंगे उसकी एलिमेंट की, तो ये लग जाएगा सही। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, अभी भी लिखे भी इतने पहले थे। वर्टिकली सेंटर ब्लॉक एलिमेंट अननोन हाइट, जिसकी हाइट नहीं मालूम हो उसको आपको सेंटर करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए ये सही है। क्लियर फिक्स ये भी वही क्लियर बोथ वाला काम करेगा सही। और आउटलाइन ऐसे बहुत सारे, ये देखिए फॉन्ट फेस है, फॉन्ट फेस आप लगा सकते हैं। फॉन्ट फेस की सारी सेटिंग आपको खुद ही करके देगा, आप खाली इसको फाइल नेम देंगे फॉन्ट का सही। फॉन्ट साइज हार्डवेयर एक्सेलरेशन। हाँ हार्डवेयर एक्सेलरेशन मतलब कि ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो थोड़ा लो लेवल लेके चलता है साइट के लिए। अब जैसे ये साइट चल रही है कि अभी इसके लिए ब्राउज़र सुकून चल रहा है। अब कुछ साइट्स आप ऐसी बनाते हैं या वेब पे आप कुछ ऐसे पेजेस बनाते हैं जैसे जिसमें ना आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है किस चीज़ के लिए, एनिमेशंस के लिए और इस चीज़ के लिए। मतलब ब्राउज़र आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता तो फिर क्या होता है, एनिमेशन हैंग होके चल रहे होते हैं, थोड़ा सा ना अटक अटक के चल रहे होते हैं। तो आप ये जो है वो HA का मिक्सिन कॉल करेंगे तो वो ब्राउज़र को फोर्स करेगा कि वो हार्डवेयर को एक्सेलरेट करे, यानी कि ज़्यादा प्रोसेसिंग कंज्यूम करे पेज लोड करने के लिए। तो उसके अंदर ही फिर यही है कि ट्रांसफॉर्म 3D, ये बस कुछ नहीं है, ये सिर्फ कोई स्पेशल कमांड नहीं है, ये बस ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप ब्राउज़र को ट्रांसलेट 3D करने को बोलेंगे ना तो वो फिर 3D एलिमेंट बनाने के लिए उसको ये आइडिया लगाना पड़ेगा मुझे कितनी प्रोसेसिंग चाहिए, क्योंकि आप उसको 3D बनाने को बोल रहे हैं। कुछ बनता नहीं है इससे, लेकिन बस उसको आप कमांड दे देते हैं तो वो उससे प्रोसेसर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमेज 2x 2 गुना बड़ा करने के लिए इमेज को सही ये आप लगा देंगे। लाइन हाइट भी सिंपल है। मीडिया क्यूरी सही है, मीडिया क्यूरी मतलब रिस्पॉन्सिव के लिए। विड्थ रेशियो आप इसको पास करेंगे और ये आपको रिस्पॉन्सिव का ये कोड जनरेट करके दे देगा स्क्रीन साइज के साथ।
सही है, मीडिया थ्योरी भी इसी में शामिल है। इसी में शामिल। और भी है मीडिया थ्योरी का तो एक और भी बनाया हुआ है, ये तो एक ही है सिंपल, इसके अलावा एक और भी है, उसमें सिंपल है बहुत, टेक्स्ट शैडो, और टेक्स्ट शैडो में भी ये है प्रीफिक्स, मॉस, ये सब लगा के देगा आपको। सही है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगी, स्केल, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल भी अलग से है, फेड है। सही है, फेड आपको कराना है कुछ प्रॉम्प्ट, ये देखिए यहाँ की फ्रेम यूज हुआ है, देख रहे हैं ये की फ्रेम, ओपेसिटी फ्रॉम से टू, यानी कि आप उसको बताएंगे ये कितनी ओपेसिटी पहले थी और कहाँ तक लेके जानी है ओपेसिटी, तो उस पर फिर की फ्रेम चल जाता है। मैं करके दिखाऊंगा ना आपको, फिर आपको सही आइडिया, ऐसे नहीं आइडिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये भी की फ्रेम लगाया हुआ है, 0%, 75%, 100%, इसको आप एक टाइम लिमिट देते हैं, उसके परसेंटेज निकालता है कि इतने टाइम में एनिमेशन कंप्लीट होना है और इतने % टाइम गुजर जाए तो क्या करो, इतने % टाइम गुजर तो क्या करो, ये इस चीज़ के लिए लिखा हुआ है। बस शैडो है, काउंटेड कॉर्नर्स, यही बस इस चीज़ के लिए है। इंक्लूड देखें, अब मैं आपको जैसे ये आपके पास ये है, ये फोल्डर है, मैंने आपको दिया है, अब इससे आपको इंक्लूड कैसे करना है, देखें आप इस फोल्डर को पेस्ट कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस फोल्डर को पेस्ट कर दें यहीं पे, एसेट्स में आए, प्लगइन्स में आए और यहाँ पे पेस्ट कर दें। सही है, अब आप इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, हाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा। कॉपी, ये मैं पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पूरा फोल्डर, वो नहीं, वो तो फिर मैंने और रिपोजिटरीज बनाई हुई है। पेस्ट, ठीक है, ये यहाँ कॉपी कर दिया। अब वो टास्क रन कर रहा है अपना, वो है उसका अपना मसला। अब हम इसकी CSS फाइल नहीं जनरेट कराएंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए CSS फाइल चाहिए, तो हम इसकी अंडरस्कोर रख देंगे, तो यहाँ सिर्फ इंक्लूड ही तो करना है सर। तो ये बोला मैं डिलीट कर दूँ फाइल उसकी CSS की, हमने बोला मैं डिलीट कर दूँ। सही है, readme.md zip ये सब मैं उड़ा देता हूँ, git ignore, क्योंकि एक git की फाइल है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल फाइल है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आ जाऊँगा, अपनी मेन स्टाइल लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे ऊपर लिखूँगा, क्योंकि मुझे सारी फाइल में चाहिए होगी, एट इम्पोर्ट, सही है, डॉट प्लगइन /scss mixins, ये फाइल मैंने इम्पोर्ट कर। अब देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे किसी एलिमेंट के ऊपर उसमें से कोई एक फंक्शन अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे हेडर है, अब मुझे यहाँ शेडो लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड इंक्लूड शेडो नॉर्मल, देखो मेरे पास इंटरेक्शंस आ रही है, उसके सारे मेरे पास मेथड्स अवेलेबल हो गए। अब मैं यहाँ लिख दूँगा है 0 0 0 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल 0 पिक्सल, और इसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, वरना आपको शेडो दिखेगा। मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल, सही। तो ये इस तरीके, अब ये देखें आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो जो भी आपने इसको कमांड दी थी वो सारी यहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाएंगी। ये वेबकिट, मॉस, MS और आपका सिंपल बकेट, वैल्यू आपकी यूज हो रही है, बस वो प्रीफिक्स लगा दें। यहाँ पे की फ्रेम है। अच्छा, इसके पैरामीटर्स क्या थे, जरा मैं एरर इसलिए आता है, देखिए जब आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, ये इमीडिएट जो है ना एक्ट करता है आपकी वैल्यू कंपाइल करने के लिए, यानी इसको CSS में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही आप कोई लाइन चेंज भी कर दें ना, तो ये कंपाइल करना शुरू हो जाता है। अब कंपाइलेशन में क्या होता है, जब भी कोई भी चीज़ कंपाइल होती है ना, तो हमेशा उसका ये उसूल होता है कि
जब तक वो दूसरी अपनी रनेबल फाइल में जब तक कन्वर्ट नहीं होगी, जब तक उसके सारे सिंटैक्स एरर क्लियर नहीं हो जाएंगे। तो हम जब यहाँ पे इसको इनकम्प्लीट लिखते हैं ना, तो सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाता है यहाँ। सही, अब मैंने ये लिख दिया, अब उसको सिंटैक्स एरर मिल जाएगा क्योंकि वो कंपाइल करने लग गया। इसको रोकने का भी तरीका है, इसको आप फिर जब तक सेव नहीं हो तब तक। हाँ, वो फिर आप यहाँ सेटिंग में से जाके इसको बता दें। यहाँ पे आप लिख देंगे फाइल वॉचर्स। यहाँ पे फाइल वॉचर्स होते हैं, वो आपके जिस भी प्रोजेक्ट में आप सास यूज़ कर रहे होंगे उसमें अवेलेबल होंगे, या टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होंगे उसमें अवेलेबल होंगे, जो भी ट्रांसफाइल्स वाली चीज़ें हैं। तो इसमें ये देखें इमीडिएट फाइल सिंक्रोनाइजेशन पे चेक लगा हुआ है, इस पर आप ओके कर दें और अप्लाई कर दें। अब आप लिखते जाएं, ये कुछ नहीं करेगा। ऐड इंक्लूड की फ्रेम्स, कुछ नहीं करेगा तब तक मैं कंट्रोल एस नहीं दबाता। अब करेंगे। इसके पैरामीटर क्या थे? इसके पैरामीटर, अच्छा एनिमेशन नेम दे दो बस, ठीक है। एनिमेशन नेम दे दो, एनिमेशन नेम, ठीक है। एनिमेशन नेम, और इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ एनिमेशन 1 और 0%। मैं दे देता हूँ कि बैकग्राउंड इसका 0 हो, और 100% पे 50% पे बिगिनिंग पहले वाइट हो, 50% पे जो है वो ये बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, और 100% पे बैकग्राउंड फिर से वाइट हो। और मैं यहाँ इसको ऐड इंक्लूड एनिमेशन, और इसके क्या पैरामीटर्स हैं? str डायरेक्ट है। अच्छा, एक मिनट, मुझे इसका एक्चुअल सिंटैक्स याद नहीं। अरे ये है ना, animate.css में लिखा होगा, animate.css और animate.css स्पेस में लिखा हुआ होगा। ये इसमें बाउंस और एक भी लिखा हुआ है, जैसे इसके पास होगी animate.css। हम फेड आउट, की फ्रेम, फेड आउट, विजिबिलिटी, ड्यूरेशन, हाँ ये इस तरीके से कर रहा है। सही है, तो पहले क्या होगा? काउंट, डिटेल, ड्यूरेशन, डिले, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा की फ्रेम, ये बता देंगे। हाँ, ये पैरामीटर था नेम 5s इनफाइनाइट, अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये है, इसको मैं टर्मिनेशन यहाँ दूंगा, एनिमेशन 1 यहाँ दूंगा, एनिमेशन 1 इसको यहाँ देंगे। ये अब वो चलता रहेगा जब तक उसको रुकने को नहीं बोलेंगे। ये इनफाइनाइट है ना, ये ड्यूरेशन है, ये कितने देर में एनिमेशन कंप्लीट होना चाहिए? 0 से 100 तक। और ये वो है कि कितनी देर तक एनिमेशन चलता रहा। जैसे मैं इसको बोलता हूँ सिर्फ 10 सेकंड चला, तो 2 बार चलने पे बंद जाना चाहिए। चलता इसमें कमांड क्यों दी भाई? ऐसे ही देंगे कमांड, 2s एक एनिमेशन इनफाइनाइट ऑल्टरनेट, एनिमेशन
मिशन ड्यूरेशन 4s टूवर्ड्स डिले 4s। तो यहाँ पे मैं अगर 2 भी लिख के सेट करूँगा तो ये माने अब बंद हो गया, काउंट है वो वैसे सही। तो ये बस की फ्रेम का चक्कर होता है और कुछ नहीं होता। आपने इसको बोल दिया भाई यहाँ से स्टार्ट करो, फिर ये कर दो, जब 50% टाइम हो जाने के 2.5 सेकंड्स पे ये हो जाएगा और फिर पूरे 5 सेकंड पे दोबारा राइट। चले फिलहाल तो इतना ही है, फिर कंटिन्यू करते हैं।